नमस्कार, ये आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए थोड़ा। आप उसके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रवक्ता शुभम मलिक हूं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आज मेरा इंट्रोडक्शन, जो कि इस देश में हर भाई का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मैं उन तमाम भाइयों में से एक शख्स हूं जो आज अपनी बहन के लिए रात को बारिश के बावजूद इस सड़क पर लेट कर के न्याय लेने आया है। मैं भी एक भाई हूं और उन तमाम भाइयों में से मेरा नाम है शुभम मलिक। हम यहाँ आए हैं, आप बहुत साफ तौर पर जानते हैं कि इस देश में सरकार कानून लागू करना भूल गई है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जरूर हुई, लेकिन एफआईआर होने के बाद उसमें पोक्सो एक्ट का प्रावधान है। और आप यूं कहिए, आप जाने माने लोग हैं, कानून के जानकार, इतना कानून इस देश में सब जानते हैं कि पोक्सो एक्ट की धारा जब लगती है तो उसमें इमीडिएट एफआईआर का प्रावधान है। इमीडिएट एफआईआर का प्रावधान होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी इस देश में नहीं हो पा रही है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी शायद कमजोर पड़ जा रहा है इस बात को साबित करने में कि वो व्यक्ति एक बाहुबली व्यक्ति है और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। तो जो कल उन्होंने जो कुछ इंटरव्यू दिया उसके अंदर तमाम गलत सलत बातें, भद्दी बातें करी उन्होंने जिस तरह की, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, शर्म की बात है कि वो तो भद्दी बातें कर ही रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी की तस्वीर लगा करके एक पोर्न स्टार से तुलना कर दी कि वो भी वहां जाएंगी। इस तरह की शर्मनाक सोच देश की बेटियों के लिए कही जाएगी, इसीलिए हम जंतर मंतर पर आए, इस सोच को दफन करने आए, इस सोची का इलाज करने आए और इलाज करके जाएंगे, ये तय है। तो आपको लगता है कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आज की डेट पे? इस बात का जवाब तो स्टैटिक्स दे देगी, आंकड़े दे देंगे। महिला सुरक्षा में इस देश को देख लीजिए किस पायदान पे खड़ा है। इस बात को तो कोई पूछने का ये सवाल ही नहीं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर इस देश में महिलाएं सुरक्षित होती तो क्या इस देश में निर्भया जैसा कांड होता? अगर इस देश में महिला सुरक्षित होती तो क्या आज ये बेटियां जिन्होंने देश को गौरव का विषय दिया था, तिरंगे की चमक और खुशबू से इस देश को विश्व के पटल पर लहराया था, इस तरह रात में बैठी सड़क पर होती? जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसके अंदर आप देखते हैं कि पहले 12 टॉप जो राज्य हैं उसमें 7 में बीजेपी शासित राज्य हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। तो उसमें टॉप पे यूपी के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार है 56,000 केसेस के साथ में। और ये सब जानते हैं कि 10% भी केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अगर इसको 100% पे लाएं हम तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो तब जाके 5,60,000 महिलाओं के खिलाफ क्राइम अपराध होते हैं खाली यूपी के अंदर। ये दूसरे नंबर पे राजस्थान है, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है कांग्रेस की, जो कि कल यहाँ पे प्रियंका जी भी आई थी। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर बीजेपी का रूल स्टेट है। और चौथे नंबर पे टीएमसी है, ममता बनर्जी की। तो ये तमाम अगर राज्य देखेंगे तो दिल्ली भी है 11वें-12वें नंबर पे उसमें, तो केरला भी है उसके अंदर। तो ये तमाम जो राज्यों का आंकड़ा देखेंगे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारे के सारे इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देते और महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा अपराध हो रहा है, हद से ज्यादा, और उसमें सारी पार्टियां दोषी हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके लिए? देखिए सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं आपको शुभकामनाएं। पहला पत्रकार है जिसने ये सवाल पूछा, मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई सवाल को जरूर उठाएगा। बहुत बढ़िया आप बात कह रहे हैं। इस देश में एनसीआरबी का जो डाटा है वो तब है जब 90% महिलाएं हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही है कि वो थाने तक जाकर के एफआईआर लिखवा दे। इसका दूसरा पहलू भी है सर, अगर 3 महीने नेशनल चैंपियनशिप इंटरनेशनल पहचान के साथ इन बच्चों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसका मतलब पहला पहलू महिलाएं हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और जो जुटा पा रही है सरकार उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है। इन दो पहलू के बावजूद भी अगर एनसीआरबी की इतनी भयानक स्थिति इस देश में है, और दूसरी बड़ी बात आपने ये कह दी कि पूरी राजनीति को एक कटघरे में समेट दीजिए, आपको पहला राज्य उत्तर प्रदेश मिल जाएगा तो दूसरा कांग्रेस शासित प्रदेश मिलेगा, राजस्थान। इसका मतलब राजनीति से कभी इस स्थिति का इलाज हुआ ही नहीं, राजनीति से इन बेटियों को संरक्षण कभी मिला ही नहीं। थोड़ा सा रिसर्च कर लेता सर। मायावती जी एक पार्टी की चीफ है जो कि महिला है, मैं उन तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं जिनकी चीफ महिला है। महिला चीफ होते हुए भी कोई पार्टी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जिस पर यौन हिंसा के या इस तरह के मामले हो, इसका मतलब राजनीति तो बेटियों की सुरक्षा के लिए सीरियस नहीं है। और जब राजनीति किसी मुद्दे के लिए सीरियस नहीं होती
होती तब जनता सड़कों पर आती है। इन बच्चियों के भाई बहन और खुद बच्चियां सड़कों पे हैं। राजनीति से इलाज नहीं हुआ, लेकिन हम करके जाएंगे। तो देखिए, जैसे जिसका राजनीति का अपराधीकरण की जिस स्पीड से हो रहा है कि तमाम जो राज्य के जो बड़े बड़े लीडर हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपराधियों को शरण देती है, और एक पार्टी आती है सत्ता में, दूसरे पार्टी के फिर उनको शूट आउट करती है। फिर वो मतलब ये तो कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे गुंडे तो संत हैं और उनके गुंडे गुंडे हैं। तो जब अपराध किसी के ऊपर आप साबित कर रहे हो कि 100 अपराध हुए हैं, तो वो 8-10 साल से आपकी सत्ता में है आपकी पार्टी, तो तब भी तो अपराध कर रखे थे ना उसने, दूसरे बंदे ने। तो फिर अगर मान लो चलो उन्होंने जो अपराधी को आपने मार दिया, चलो मार दिया, अच्छी बात है, तो लेकिन जो बाकी अपराध हो रहा है राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, वो कौन कर रहा है? फिर वो तो हमारे बंदे कर रहे हैं। इसका मतलब जब उनको दूसरों को मार दिया तो हमारे बंदे बचे ना। तो क्राइम कर कौन रहा है? एनसीआरबी का डाटा तो कुछ और कह रहा है। एनसीआरबी का डाटा अगर आप टॉप कर रहे हो या सेकंड पे हो या थर्ड पे हो, इसका मतलब हमारे बंदे कर रहे हो, उनको तो मार ही रहे हो आप। तो इसका मतलब कर कौन रहा है? फिर आप उस पर क्या रिएक्ट करते हैं? अपराधीकरण पे, राजनीतिक, राजनीतिक अपराध, दोनों को अलग देखता हूं मैं सवालों को। दो सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाए, और देखना थोड़ा सा फैक्ट पे बात कर लेते हैं। जी जी जी। अगर इस देश के प्रधानमंत्री खुले मन से ऐलान करते हैं कि मैं चुने जाने के बाद इस देश की संसद को स्वच्छ कर दूंगा, और वो अपने बयान से इतने दूर चले जाते हैं कि वो कभी उस बात का जिक्र भी नहीं करते, याद भी नहीं करते, इसका मतलब राजनीतिक संरक्षण के तहत इन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी बड़ी बात, ये बात जरूर है सर कि आम जनता जब किसी पर कोई माफिया हो, उस पर कोई इलाज होता है या उसका एनकाउंटर होता है, तालियां बजाती है। लेकिन एक दूसरा पहलू इन तालियों की गड़गड़ाहट से इतना बड़ा छुप जाता है कि कोई भी बड़ा अपराधी नजर जब गिरफ्त में आता है तो वो एक ही गुजारिश करता है, किसी तरह मैं मर जाऊं, क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े राज पता होते हैं सर। अगर वो राज खोलना शुरू कर दे तो इस देश में वो तमाम सफेद कुर्ताधारी जिन्होंने कुकर्मों के पहाड़ गढ़े हैं, वो भी आकर खड़े हो जाएंगे। तो जब किसी माफिया को मारा जाता है ना, उसके साथ वो तमाम लोग बरी हो जाते हैं आरोपों से, जिसकी सच्चाई वो बता सकता था अगर इंट्रोगेशन ढंग से होती। किसी को मारना न जाने कितने हजार व्यापारियों को संरक्षण देने के बराबर है। पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद जो इलाज हो सके करो, लेकिन जितने लोगों के राज वो जानता है वो सरकार को पता लगना चाहिए, क्योंकि सरकार में ही लोग हैं कि वो उनको पता है कि हमारे भी कुछ लोग शायद इसमें लिप्त होंगे, इसलिए बचना चाहते हैं, इसलिए उनको मार दिया जाता है। क्योंकि अपराधी तो अपराधी होता है, तो सभी को अपराधी को मारना चाहिए ना। सारे अपराध मारोगे तो सारे अपराधी को मारोगे। अगर मान लो चलो आपने ये स्टैंड ले भी लिया कि उसको एनकाउंटर करना, तो तमाम अपराधियों को मारोगे तभी तो अपराधीकरण खत्म होगा समाज से, तभी सुरक्षित हो पाएंगे। वरना एनसीआरबी का डाटा कुछ और कहेगा, आप कुछ और कहेंगे। आप कहेंगे मैं सुरक्षा दे रहा हूं, लेकिन सुरक्षा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, जैसे कि ये पक्ष है, इसके अंदर भी अपराधी छवि के हैं ये, राइट। इसी वजह से सरकार पे बहुत प्रेशर है, सरकार कोई एक्शन ले नहीं पा रही है उनके खिलाफ में, और सरकार चुप है। तमाम पॉलिटिकल लीडर चुप है, और वो खुद कह रहा है कि उसने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि अगर मोदी जी मुझे बोलेंगे मैं त्यागपत्र दे दूंगा, अमित शाह जी बोलेंगे या जेपी नड्डा जी बोलेंगे मैं त्यागपत्र दे दूंगा, इमीडिएटली त्यागपत्र दे दूंगा, वो जो बोलेंगे वो करूंगा। तो फिर वो सब चुप है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? 10 दिन बाद सीजीआई के पास जाने के बाद इतने दिन लग गए एक एफआईआर लॉन्च करने के अंदर ही, जबकि संसद भवन के बिल्कुल पास में ही है ये बैठे हैं, राइट। और तो आप सोच लीजिए कि बाकी गांव देहात के अंदर क्या उनकी रजिस्टर्ड होती होगी, एफआईआर नहीं होती होगी। तो इससे पता लगता है अपराधीकरण कितनी बुरी तरह सोसाइटी पे हावी है। तो जनता तो एक जो सुशासन की हम बात करते हैं वो तो मिल ही नहीं सकता कभी भी, जब तक अपराधी घूमते रहेंगे खुले, तो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। तो इस संदर्भ में आप क्या देखते हैं? अपराधीकरण को किस तरह से छाया हुआ है, या फिर किस तरह से अपराधी लोगों की प्रवृत्ति, मेन स्ट्रीम जो लीडर हैं टॉप बड़े बड़े, वो तक खामोश है। वो कह रहा है कि मैं से ले लीजिए, वो बोलेंगे मैं भी त्यागपत्र दे दूंगा, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या डर है? क्या मोदी जी को या सरकार को कोई डर है उनसे? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप मुझे बताइए इसके बारे में। इसके क्यों किंतु परंतु का मैं जवाब देता हूं जी। इस आदमी पर पहली बार इसको संरक्षण नहीं मिला है सर। ये आदमी 1996 पे इस पे टाड़ा लगा। आरोप क्या था? दाऊद इब्राहिम से बातचीत का आरोप था, मिली भगत का आरोप था। टाटा के तहत तिहाड़ में गया। टाटा से बड़ी तो इस देश में कोई धारा नहीं होती। उसके बावजूद भी जिस पर दाऊद इब्राहिम से संपर्क रखने के अधिकार हो, टाटा लग चुका हो, इसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, और फिर भी ये दोबारा जीत के आए। दोबारा जीत के आ गए। इसको राजनीतिक संरक्षण मिला, इतना बड़ा आरोप होने के बाद मिला। उसके बाद ये आदमी किसी का सगा भी नहीं है। मैं आपको राजनीति का उस चक्र समझाने, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कल वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो दूसरी पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। सवाल पूछ रहे, कोई आम आदमी नहीं, आम पत्रकार नहीं पूछेगा यहाँ सवाल पे। बहुत कीमती सवाल उठाया सर। इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? यह आदमी 2008 में सर, जब इसको लगा कि वापस कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, तो भाजपा का एमपी होते हुए खिलाफ वोटिंग कर गया संसद में न्यूक्लियर डील पर, और सरकार बचा गया किसकी? कांग्रेस की। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। इसीलिए से 2009 में किसने टिकट दे दिया?
मुलायम सिंह ने। इसका मतलब राजनीति में गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बात दिख नहीं रही है लोगों को। कपड़ा चेंज हो जाता तो आदमी सोचता गंगाधर आ गया, कपड़ा चेंज कर लिया शक्तिमान आ गया। गंगाधर ही शक्तिमान है। जिन लोगों ने बार बार इसको चुना दिया, 6 बार ये एमपी रहा सर, बिना राजनीतिक संरक्षण के पॉसिबल है क्या कि कोई व्यक्ति 6 बार एमपी हो जाए? तो इसीलिए चाहे ये हो चाहे विजय माल्या हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह के लोग इस देश में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और राजनीतिक संरक्षण की धुरी एक ही है कि कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी तरीका इजाद किया जाए, बस किसी तरह सत्ता हाथ में आ जाए। सत्ता रहेगी तो जिक्र तुम्हारा रहेगा, कानून तुम्हारा रहेगा, देश तुम्हारा रहेगा, बात तुम्हारे होंगे, जज्बात तुम्हारे होंगे। और इसी तमाम चीजों के लिए खेल गढ़ा जा रहा है और इसमें मूर्ख बन रही है जनता। तो इसका जवाब क्या है? जवाब इसका एक ही है कि जवाब है इसका 2011 जन आंदोलन जो अन्ना ने किया था। मैं मानता हूं सर, कामयाबी मिली होगी, उसका राजनीतिकरण को भी तो आप दूर कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल पे तमाम बहसें हो सकती हैं, उसके प्रो भी हो सकते हैं, उसके कॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक जन आंदोलन तो हुआ था। इतिहास ने तो लिखा था इस देश में असली पहचान कभी जवाहरलाल नेहरू सरीखे प्रधानमंत्री न रहे। नीबा मूवमेंट भी हुआ था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस देश की पहचान कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे सरीखे प्रधानमंत्री नहीं रहे। इस देश की पहचान वो गांधी संत बना जिसने संसद जब सजी थी और देश आजाद हो गया 1947 में। बीबीसी हिंदी के एक पत्रकार ने पूछा, गुजरात के गांधीनगर में अंधेरे कमरे में बैठे थे गांधी सर, और जाकर के पूछा, बापू लाइट ऑन कर दूं क्या, रोशनी जला दूं क्या, देश आजाद हो गया। बापू इस देश की हकीकत कह के चले गए कि नहीं, देश आजाद नहीं हुआ, ये आजादी नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ। बहुत अच्छा, ये सत्ता गोरों से कालों पे काले अंग्रेज आ गए। राजनीतिक हकीकत वो संत कह के चला गया था। कभी सत्ता में नहीं आया, कोई मंत्री नहीं बना। तो इस देश में बचाने के लिए प्रधानमंत्री राजनीति का जिंदा रहना जरूरी नहीं, हथकड़ियां ओढ़ने वाले हाथों का जिंदा रहना जरूरी है। भगत सिंह और गांधी का जिंदा रहना जरूरी है। और जब तक ये भगत सिंह गांधी इस देश में है, राजनीति कोई कुकर्म करे, सबका इलाज होता रहेगा, उम्मीद और हौसले बने रहेंगे। जी, तो निर्भया मूवमेंट के निर्भया मूवमेंट के अंदर जो कानून बने थे उसमें 6 महीने तक आंदोलन करा था लोगों ने और बहुत फाइट किया था। हम लोग भी थे उसके अंदर। तो बहुत तमाम हमने 6 मंथ तक आंदोलन किया, बहुत सारे कानून बनाए, हरासमेंट का कानून भी बना था, यहाँ तक कि आप किसी को घूर के भी नहीं देख सकते, इतने सख्त कानून बने थे। लेकिन उसके बाद डाइल्यूट हो गए। कुछ दिन तक सरकार सही रही, उसके बाद में उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया और ये तमाम कानून डाइल्यूट हो गए। कोई मीनिंग ही नहीं है, चौड़े हो गया, खुलेआम घूम रहे। जबकि निर्भया मूवमेंट के तुरंत बाद 2-3 साल तक इनकी ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं थी, आशाराम को निकलने नहीं दिया हमने, बाहर नहीं निकलने दिया। वो उसमें भी कोई नहीं था, बंद कमरे की बात थी, यहाँ भी बंद कमरे की बात है। वो बंदा जब सरकार ने मान लिया, कोर्ट ने निर्णय दिया कि वो बाहर नहीं निकल सकता किसी भी कीमत, क्योंकि लड़की जो कह रही है वो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि बंद कमरे में कौन सबूत आएगा। और यहाँ भी वही है, यहाँ इतने ज्यादा सबूत हैं और इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे, एक नहीं है ना। तो इतने गंदे गंदे इन्होंने शब्द बोले हैं उसके खिलाफ में जो भी, तो ये तमाम मतलब कि डाइल्यूट हो गया, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका क्या है, आंदोलन भी करे, इतने वो भी करे, उसके बाद भी जो पॉलिटिकल विल नहीं है राजनेताओं के पास कि एक समाज में बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, वरना ये चीज रिपीट नहीं होती मेरे ख्याल से। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए सर, एक बात आपको समझना होगा, जब इस देश में आम आदमी ये सोचने लगे कि कोई बच्चा अगर हिस्सेदारी भी दिखा रहा है, राजनीति में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, तो लोग ऐसा सोच लेते हैं नेता बनने का चस्का होगा, राजनीति में उतर आया। जब किसी देश की सोच इस तरह की बांझ हो जाती है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में अगर देखे भी तो ये कह के मुंह घुमा लेते हैं नेतागिरी करना चाह रहा होगा। अरे जब इस तरह के माफिया इस देश में राजनीति करेंगे, उनको तुम डर की वजह से वोट दे पा रहे हो, तो पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन दरअसल देश की सोच बांझ हो चुकी है। वो ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बात कर रहे हैं, वो ना किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। वो दरअसल देश एक ढपली युग में है कि चुनाव के समय किसकी ढपली धुन पे बजेगी उसी को वोट हो जाएगी, वो सत्ता बना जाएगा। जब तक इस तरह का काम चल रहा है तब तक शायद इस तरह की चीजों में बड़े बदलाव की उम्मीद। तो अब इस आंदोलन से जो कि अब सीन चेंज हो रहा है, लगातार नए बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं, जहां तक कि समाज सेवक भी बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पहले नरेश जी भी आए थे, नरेश टिकैत जी भी आए थे, और अब आज राकेश जी भी आए हैं। और इसमें जो दूरी है वो क्या, इसका वो मतलब क्या प्लान है आपकी, कहां तक क्या हो सकता है, कितना क्या संभावनाएं हैं आपकी कि आप इसमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या आप सोचते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब व्हाटएवर एक्चुअली इज इन द माइंड राइट नाउ? बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिमाग की सोच बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे हौसले सर बेहद बुलंद है। जी, वो मैं देख रहा हूँ। हमने गांधी को पढ़ा है। जी। और गांधी ये कहते हैं
कि जब आप किसी भी काम को करने चलें पहले आप पर लोग हंसेंगे। जी जी। हमने सर किसान आंदोलन का वो दौर देखा जब सामने से आदमी शीशा गाड़ी का उतार के हंस के चला गया, बैठे 50 आदमी ये झुकाएंगे मोदी को। हमने फिर सर वो दौर देखा, गांधी दूसरे पड़ाव की बात करते हैं कि जब आदमी पर लोग हंसे और वो तब भी ना रुके तो उसके सामने अड़चने अड़ाएंगे। सरकार ने हमारे ट्रैक्टरों के सामने गड्ढे खोद दिए सर, हम फिर भी नहीं रुके, दिल्ली में आ बैठे। तो तीसरा पड़ाव कहता है, गांधी कहते हैं कि लोग फिर मान लेंगे कि तुम जो कह रहे थे वो ठीक है, और प्रधानमंत्री ने मान लिया कि तुम्हारी जो बात थी कानूनों में वो कमियां हैं और हम वापस ले लेते हैं। हम इसी लंबी सोच के तहत आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन सर आप भी पहले पड़ाव में है। मेरे नेता है राकेश टिकैत, और मैं आपको बताता हूं उन्होंने अपना जीवन आंदोलन में ही बिताया है। वो पहले दिन बता देते हैं कितना समय लगेगा आंदोलन का रिजल्ट आने में। वो आज कह के भी गए, अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने कहा भाई हमारा जो पहले वाला कोर्स है वो 41 दिन का होता है। हम पहले ट्रीटमेंट सरकार को 41 दिन एक दवाई चलाते हैं, अगर उससे सरकार को आराम नहीं लगता तो 41वें दिन मेडिसिन चेंज होगी, कोर्स चेंज होगा। 41वें दिन डॉक्टर साहब दोबारा देखेंगे, भाई आराम नहीं लगा, चलो तुम्हें दूसरी दवाई देते हैं अब। तो इसलिए अभी तो 10वां दिन है, 30 दिन बाकी हैं, 1 महीना और चलने दीजिए। हम बहुत लंबे मंसूबों से आए हैं सर। हमें पता है कि बादल भी बरसेगा, हमें पता है कि हो सकता है सर्दी भी यहीं बितानी पड़ जाए, हमें लगता है, पता है कि हो सकता है कि आज बिजली और पानी काटा है, कल कंबल भी यहाँ से सरकार छीन ले, तो नंगे बदन ठिठुरना भी हमें सड़क पर पड़े। जिनके मंसूबे इतने मजबूत हों, कौन तानाशाह, कौन हिटलर शाही और कौन कितना बड़ा माफिया हमें रोक पाएगा सर। हौसलों के बदरिए हम यहाँ जिंदा हैं, किसी की उम्मीद पर नहीं कि हमारे साथ न्याय है। हौसले मजबूत है तो लेके जाएंगे। तो 700 के करीब किसान मरे थे उसके अंदर, किसान आंदोलन के अंदर भी, और उसके बाद में कुचल भी दिया गया था किसान को। तो उसको किसको आप जिम्मेवार समझते हैं? उसके लिए क्या सजा का प्रावधान, कुछ आपने कोई केस करना चाहते हैं उनके खिलाफ में, या पूरे, मैंने सुना है कि पूरे देश के अंदर किसान लोग तैयारी कर रहे हैं कि उन जो जिम्मेवार नेता हैं उनके खिलाफ में FIR लॉन्च करना चाहते हैं, या जो भी कोई आप लोगों की प्लान है, क्या करना चाहते हैं उसके लिए? क्योंकि काफ़ी समय हो गया है उसको, और वो नेता बाहर घूम रहे हैं ओपन, और कुछ एक्शन हुआ नहीं उसके अंदर। देखिए सर, उसमें भी हम पड़ाव दर पड़ाव लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आपको मैं अभी बताऊं, अभी हमने एक बड़ी रैली प्रदर्शन इस बात का किया कि भाई जो सबसे पहले शहीद परिवार है उन्हें मुआवजा की राशि अब तक पहुंची नहीं, जिसकी घोषणा हुई थी लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं मिली थी, हरियाणा में कुछ जगह मिली थी। सबसे पहले हमने अभी पिछले हफ्ते उन परिवारों को मुआवजा राशि दिलवाई जिनकी यहाँ से शहादत हुई थी। दूसरी बड़ी बात सर, वहां भी लड़ाई बहुत बड़ी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कमेटी तो बनी थी, फिर तुम यहाँ का क्यों बैठे? बताओ सर, वो MSP की कमेटी कहाँ है? कमेटी तो बनी थी ना सर, कहाँ है वो MSP कमेटी? 3 साल हो गए, क्या उसने कोई रिपोर्ट दी? इसका मतलब कमेटी सरीखे झूठे वादों से आदमी को बहलाया नहीं जा सकता। हम ट्रेंड हो चुके हैं 13 महीने, हमें पता है कि सरकार कौन कौन से झूठ बोलेंगे, और कहो तो एक लंबी लिस्ट बना के दे दूं, अगले 3 महीने में ये झूठ आएंगे, ये हम पे आरोप आएंगे। खालिस्तानी हम, पाकिस्तानी हम, ब्रिटेन से पैसा खाए हम, टुकड़े टुकड़े गैंग हम, हरियाणा के जाट हम, तमाम आरोप हम झेल चुके हैं। चमड़ी इतनी मजबूत हो गई आरोप झेल झेल के कि बस एक ही चीज नजर आती है, अंदर बैठा हौसला। आरोपों से हमें फर्क नहीं पड़ता, राजनीति चलती होगी आरोपों से, ये ईमान से आंदोलन चलते हैं और हमारे ईमान बहुत मजबूत। तो जो 700 किसान मरे उनके खिलाफ में जो जिम्मेवार हैं उसके लिए, उनके मौत के लिए राजनीतिक लोग जो भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ में आप लोगों का क्या एक्शन है? देखिए सर, उस पर हमारा विचार चल रहा है। क्या लीगल एक्शन लेने का कोई? कल भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी, हाई कमान उस पर विचार कर रहा है। एक बात तो आप मानते होंगे, जिसको साधुवाद सबको करना पड़ेगा, कि एक नई न्याय की उम्मीद इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गढ़ दी जब से वो कार्यकाल में है। उन्होंने न्याय के प्रति एक उम्मीद जगाई है, एक लो जगाई है, एक ज्वाला जगाई है, और अब लीगल एक्शन पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। तो उनको 6 दिन कैसे लग गए FIR लॉन्च करने के अंदर? किसको? CGI को, जबकि रात के अंदर भी कोर्ट खुल जाता था, सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे निठारी कांड हुआ था, या बहुत सारे आतंकवादी थे, उनके केस के अंदर आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता था, फौरन एक्शन होता था। इसमें 6 महीने कैसे लग गए, और 6 दिन कैसे लग गए FIR लॉन्च करने के लिए, जबकि डेमोक्रेटिक राइट है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, संविधान सभा ने सर 3 चीजों की बात कही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तीनों अलग अलग स्तंभ हैं इस देश के संविधान के। अगर सारे काम न्यायपालिका ही करने लगेगी तो सरकार क्या मूंगफली बेचेगी? न्यायपालिका ये उम्मीद करती है कि भाई 5-6 दिन कम से कम सरकार ही कोई एक्शन ले ले। उनको जब एक्सट्रीम पे वो देखती कि कार्यपालिका और विधायिका कहीं दिख ही नहीं रहे पूरे रोल में, तो न्यायपालिका आगे आती है। ये संविधान की सभा ने कहा। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेशर हो उनके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन एक बात, जिम्मेदारी उन पे बड़ी है। अगर सारे काम ही न्यायपालिका करने लगेगी तो एक आरोप न्यायपालिका पे लगेगा कि चीफ जस्टिस ही प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। आप बात को समझिए, बहुत बड़ा सवाल होता है, बड़ी जिम्मेदारी के पद पर वो हैं। वो उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार कोई कार्रवाई करेगी, और जब सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो फिर इतने
फास्ट प्रोसीडिंग के तहत उन्होंने आदेश दिया कि आज रात से पहले ही एफआईआर हो, इसमें कल सुबह का सूरज ना निकल जाए। तो इसलिए ये तमाम चीजें हैं। तो आपको जुडिशरी से उम्मीद है अभी कि इसमें न्याय मिलेगा? सर मैं क्या कह रहा हूँ, जुडिशरी पे इस टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके चरणों में मेरा साधुवाद, दंडवत प्रणाम। उस युग पुरुष ने ऐसा फैसला सुना दिया, और भी फैसले आए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के चीफ का अपॉइंटमेंट हो, और भी तमाम फैसले आए हैं। जिस तरह के वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने एक न्याय की उम्मीद जताई है और उस पर हमारे दृढ़ विश्वास है, अटूट विश्वास है। लेकिन एक बात है कि हम जिस तरह की मीडिया कोशिश कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, ना बनने देंगे। बेमतलब की बहस है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा काम कर देना। सवाल है सरकार से ही रहेगा। तो आपको मतलब कि जो अब क्या उम्मीद है, लास्ट फाइनल में आपको उम्मीद क्या है इस पूरे टूटे उनसे, सरकार से क्या उम्मीद है? क्या आगे न्यायपालिका से आपको लगता है कि न्याय जो न्यायपालिका से मिलेगा या सरकार से मिलेगा? क्योंकि इनके खिलाफ में इतने सारे अपराध ऑलरेडी हैं, तो आपको लगता है कि जुडिशरी सुमोटो को एक्शन लेगा इनके खिलाफ में बाकी अपराधों पे भी, या यही इसी तक सीमित रखेगा वो अपने आप को? क्योंकि तमाम केसेस पे सुमोटो एक्शन ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ। जिस आदमी को न्यायालय से न्याय लेना हो, कभी सड़क पे नहीं आता, वो महंगा वकील करता है। श्योरली। व्यक्ति सड़क पे वो आता है जिसको न्याय सरकार से लेना हो। हम न्याय सरकार से लेके जाएंगे, और अगर सरकार से न्याय ना ले पाए तो इसलिए भविष्य में आने वाली बेटियां कभी सड़क पे नहीं निकलेगी सरकारों के खिलाफ। न्यायालय सड़क से लेके जाएंगे, न्याय सरकार से लेके जाएंगे। क्योंकि कहा गया है इसी देश में इमरजेंसी के दौर में कि जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। हमें इस संसद को आवारा नहीं बनने देना है। सड़क से न्याय लेके जाएंगे, सरकार से लेके तो जाएंगे। सरकार अगर नहीं मानती है तो? सरकार ना मानने का कोई कारण ही नहीं। हमें अपनी दवा पे बहुत विश्वास है। कोर्स चलने दीजिए, 41 दिन का दवाई बदलेगी, और दूसरा दवाई बदलेगी, तीसरी दवाई का बना लेंगे। हमें आता है तरीका। चलिए, तो आपको पूरी उम्मीद है कि आप पूरी उम्मीद, हौसला, भरोसा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।